वी विल स्टडी अबाउट डार्क रिएक्शन। द नेक्स्ट जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस में, हमने दो तरह की रिएक्शन के बारे में देखा था कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होने के लिए हमें दो तरह की रिएक्शन चाहिए होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने इसके PS1 और PS2 देखे और उससे ये कंक्लूजन निकाला कि इस प्रोसेस में जो लाइट रिएक्शन होती है इसमें सनलाइट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और वो डिफरेंट एक्सेप्टर से एक्सेप्ट होते हैं, जिससे जो एनर्जी होती है वो ATP और NADPH बनाने के काम में आती है। तो अब हमारे पास लाइट रिएक्शन के कारण से एनर्जी रिच कंपाउंड बन गए। उन एनर्जी रिच कंपाउंड को यूज़ करके और CO2 का फिक्सेशन होता है, रिडक्शन होता है, जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज डार्क रिएक्शन। इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन की सबसे पहले स्टडी ब्लैकमैन ने करी थी और ब्लैकमैन जो थे उन्होंने ही बताया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक तरह से बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। ये जो डार्क रिएक्शन होती है इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि इस तरह से पाइल्स लाइक ग्रेना होती है और जो जाली लाइक फ्लूइड जो उसका मैट्रिक्स बनाता है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन हमने देखा था थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो डार्क रिएक्शन है इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज फिक्स टू कार्बोहाइड्रेट। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन फिक्स्ड। इसका फिक्सेशन किया जाता है जिससे ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। It is known as dark reaction because in this reaction energy required for reduction of carbon dioxide is obtained from the ATP and NADPH। और ये दो कंपाउंड्स हमें लाइट रिएक्शन से मिले थे। इन लाइट रिएक्शन से मिलने वाले कंपाउंड को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो जाता है और हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ग्रीन प्लांट्स में ये जो कार्बोहाइड्रेट का फिक्सेशन होता है ये 3 डिफरेंट वेज से हो सकता है। फर्स्ट इज C3 साइकिल, सेकेंड इज C4 साइकिल एंड द थर्ड इज CAM साइकिल। C3 is also known as Calvin-Benson cycle. This is Hatch and Slack pathway named after the scientist, and this is crassulaceae acid metabolism। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो दो रिएक्शन होती है लाइट एंड डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन जो होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। लाइट रिएक्शन ग्रेना की जो थाइलेकॉइड होती है इंडिविजुअल यूनिट उसकी मेम्ब्रेन में हो रही थी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, उस फिक्सेशन के कारण से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है और उस कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, C3, C4 एंड CAM। इसमें एनर्जी रिच कंपाउंड्स को यूटिलाइज किया जाता है और वो एनर्जी रिच कंपाउंड प्लांट्स में लाइट रिएक्शन से बनते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल का दूसरा नाम है कैल्विन एंड बेंसन साइकिल बिकॉज ऑफ द नेम आफ्टर द इन्वेंशन। कैल्विन एंड बेंसन ने ही डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम के कारण इसे कैल्विन एंड बेंसन साइकिल भी बोला जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1946 to 1953। और ये जब डिस्कवरी हुई थी तो उन्होंने अपने जो इस पे रिसर्च करी थी तो उसमें आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन दैट इज C14 वाज यूज्ड। इसमें जो CO2 है उसमें कार्बन का उन्होंने आइसोटोपिक फॉर्म जो यूज किया था दैट वाज C14 एंड द प्लांट और एनिमल ऑन विच इट वाज स्टडी वाज यूनिसेल्युलर एल्गी। इट वाज
यूनिसेल्युलर एल्गी दैट इज क्लोरेला। उन्होंने जब इस पे स्टडी करी तो उन्होंने ये देखा कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड। इस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन कंपाउंड्स कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसको C3 साइकिल बोला जाता है। C3 मतलब जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है इस पूरी साइकिल में, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट उसमें कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। और इस वर्क के लिए कैल्विन एंड बेंसन जो है उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब हम इस C3 साइकिल के सारे स्टेप्स को 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट स्टेप फॉर C3 साइकिल इज फोस्फोरिलेशन ऑफ राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये जो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट होता है इसका फोस्फोरिलेशन होता है। फोस्फोरिलेशन का मतलब यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप को ऐड होना। फोस्फेट के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ATP की, तो राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट का फॉस्फोरिलेशन होता है जिससे इसमें फोस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और हमारे पास में फोस्फेट का एक और जो ग्रुप है वो इसके साथ में जुड़ करके बनाता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप आने से ये बन जाता है हमारे पास कंपाउंड बाइफॉस्फेट। ये जो रिएक्शन है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइबुलोज 5-phosphate in the presence of enzyme phosphopentokinase। और इस प्रोसेस में ATP काम में आते हैं। ATP जब यूज होते हैं तो वो ADP में चेंज हो जाते हैं और हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज 6 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। डार्क रिएक्शन जब भी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने वाला जो पहला कंपाउंड होता है दैट इज राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और बाइफॉस्फेट। इट इज फॉर्म्ड बाय फॉस्फोरिलेशन ऑफ राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोपेंटोकाइनेज। ATP आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस और इस तरह से हमारे पास में राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट आ जाता है। तो इसका जो पहला स्टेप आता है हमारे पास दैट इज फोस्फोरिलेशन ऑफ राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये सबसे पहला कंपाउंड होता है एक्सेप्टर का, इसका फॉस्फोरिलेशन होता है, इससे ये राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये CO2 को एक्सेप्ट करता है। इस प्रोसेस में ATP की जरूरत पड़ती है, ATP यूटिलाइज होकर ADP में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन C3 साइकिल। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ दैट इज कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये जो राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट था ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और इससे इसका कार्बोक्सिलेशन होता है और उस कार्बोक्सिलेशन के कारण हमारे पास में पहला स्टेबल कंपाउंड आता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं और वो कंपाउंड होता है फोस्फोग्लिसरिक एसिड। तो इसकी जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो इस तरह से आती है। सेकेंड स्टेप हम डाल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसके लिए जो हमारे पास में रिएक्शन आएगी राइबुलोज 1,5 biphosphate in the presence of carbon dioxide and water catalyzed by the enzyme ribulose bisphosphate carboxylase। इस एंजाइम को र्यूबिस्को भी बोला जाता है, र्यूबिस्को राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज।
शॉर्ट में हम इसको प्यूबिस्को भी बोल सकते हैं। और जब ये कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास पहला स्टेबल प्रोडक्ट आता है 3 कार्बन वाला फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि स्टेबल होता है। ये हमारे पास पहला स्टेबल कंपाउंड आता है 3 कार्बन वाला फोस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसके पीछे इस साइकिल को C3 साइकिल बोला जाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट हमने देखा राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ये राइबुलोज मोनोफॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन से देता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसका कार्बोक्सिलेशन होता है और ये एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ में रिएक्ट करके और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, दैट इज फोस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है इसका फोस्फोरिलेशन होता है। फोस्फोरिलेशन का मतलब वापस इसमें ATP की जरूरत पड़ेगी और फोस्फेट ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फोस्फेट ग्रुप इसमें वापस ऐड होने से 12 मॉलिक्यूल्स हमें 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड मिलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका रिएक्शन का, दैट इज फोस्फोरिलेशन ऑफ फोस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं PGA। इन दिस रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल्स वाला जो 3 कार्बन वाला जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ये एंजाइम फोस्फोग्लिसरोकाइनेज या फोस्फोग्लिसरेट काइनेज कह सकते हैं। फोस्फोग्लिसरेट काइनेज इस एंजाइम के साथ ATP की प्रेजेंस में, ATP जब कंज्यूम होता है तो ADP बन जाता है, इसके साथ में रिएक्ट करके और हमें नया कंपाउंड देता है, दैट इज 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके भी हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये भी 12 मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास आती है वो यही है कि जो फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना था 3 कार्बन वाला, इसके 12 मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे, ये वापस ATP के साथ में रिएक्ट करता है और फोस्फोरिलेशन के कारण हमें एक और फोस्फेट ग्रुप इसमें ऐड होने से ये बन जाएगा डाइफोस्फो। तो 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड हमें मिल जाता है। मूविंग फर्दर, अब हमारे पास जब 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इसका रिडक्शन। जब 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है तो हमारे पास एक नया कंपाउंड आता है, दैट इज PgAl। PgAl मीन्स फोस्फोग्लिसराइड। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिएक्शन का, दैट इज रिडक्शन ऑफ 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड। In this reduction phase, 1,3-diphosphoglyceric acid in the presence of triose phosphate dehydrogenase, एंजाइम का नाम है ये ट्रायोस फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और साथ में काम आती है यहाँ पे एनर्जी रिच कंपाउंड NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन, ये कन्वर्ट होते हैं NADP। जब ये रिएक्शन होती है 1,3-डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड इस एंजाइम की प्रेजेंस में रिडक्शन करता है, एनर्जी इसे NADPH से मिलती है और हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाता है 3 कार्बन वाला ही, दैट इज फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। जिसे शॉर्ट में बोला जाता है PgAl। इसके भी हमें 12 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यहाँ पर भी इसके 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। अब इन 12 मॉलिक्यूल्स में से ये जो जितने भी फोस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है उसके 12 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 2, वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, only 2 molecules are used for sugar, that is glucose,
विच विल लेटर ऑन बी कन्वर्टेड टू सुक्रोज और स्टार्च। इसी से ही केवल ग्लूकोज बनेगा जो बाद में सुक्रोज और फिर स्टार्च बनाएगा। जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बच जाते हैं वो राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के रीफॉर्मेशन के लिए यूज आते हैं ताकि ये कैल्विन साइकिल कंटिन्यू रहे। हमने क्या देखा इसमें कि 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसके रिडक्शन के कारण हमारे पास आता है एक नया कंपाउंड PgAl। इस PgAl के भी हमारे पास 12 मॉलिक्यूल्स आते हैं। इन 12 मॉलिक्यूल्स में से ओनली 2 मॉलिक्यूल्स सिर्फ यहाँ पर जो ग्लूकोज बनाने में काम में आते हैं, वो केवल 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर काम आते हैं जो ग्लूकोज, सुक्रोज और लेटर ऑन स्टार्च में कन्वर्ट होंगे। और जो रिमेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस से जो एक साइकिल है जो हम देखेंगे अभी, उसके द्वारा वापस से राइबोलोज फॉस्फेट के रीजनरेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है ये कैल्विन साइकिल कहलाती है। कैल्विन साइकिल की शुरुआत में हमने देखा सबसे पहले राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट था। ये फॉस्फोरिलेशन से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये पहला कंपाउंड होता है जो एटमॉस्फेरिक CO2 को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है एंड दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ये पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसीलिए इसे C3 साइकिल भी कहा जाता है। इसका वापस से फॉस्फोरिलेशन होता है। जब भी फॉस्फोरिलेशन होगा तो उसमें ATP ऐड होगा, तो यहाँ पर फिर से इसमें एक ATP जुड़ जाता है जिसके कारण 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। इस 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट फेज रिडक्शन होगा। जब रिडक्शन होगा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी यहाँ पर इस NADP से प्रोवाइड हो। ये जो NADP और जो ATP है ये हमारे पास लाइट रिएक्शन से आए थे। अब ये रिडक्शन के बाद में हमारे पास जो कंपाउंड आता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इन 12 मॉलिक्यूल्स से वापस सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही हमारे पास ग्लूकोज बनाने में काम आएगा और रिमेनिंग जो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वापस से जो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट थे जहाँ से हमने हमारी साइकिल शुरू करी थी उसके रीजनरेशन में काम आ जाएंगे ताकि ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहे। हम देखते हैं कि ये जो PgAl हमारे पास आया था इसके 2 मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज बनाने में यूज़ आ रहे थे, तो ये PgAl से ग्लूकोज किस तरह से बनता है। यहाँ से यहाँ तक ये जो PgAl है इसके 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल जो थे वो ग्लूकोज बनाने के काम आ रहे थे। तो इन जो PgAl से ग्लूकोज बनने के बीच में 5 रिएक्शंस होती है वो इस तरह से होती है। PgAl मतलब फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है सबसे पहले एक कंपाउंड में चेंज होता है और ये जो कन्वर्जन होता है वो एक एंजाइम की प्रेजेंस में होता है दैट इज फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। Out of 12 molecules, the 3 phosphoglyceraldehyde formed in the reduction reaction, only 2 molecules are participating in the formation of glucose. From this, ये जो PgAl था ये इस एंजाइम की प्रेजेंस में हमारे पास एक कंपाउंड में चेंज हो जाता है एंड दैट इज DHAP। 3 कार्बन वाला ही ये कंपाउंड होता है इसलिए हम यहाँ पर 3 मेंशन कर रहे हैं। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वापस एक PgAl यानी फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के साथ एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में शुगर बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। सेकेंड रिएक्शन जो हमारे पास आई वो इस तरह से थी कि पहली रिएक्शन में PgAl से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है और ये
जो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये फिर से एक मॉलिक्यूल PgAl के साथ एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाता है। नाउ ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है इसमें से फॉस्फेट ग्रुप एलिमिनेट होता है, तो फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप कम हो जाएगा और हमारे पास एक नया कंपाउंड आ जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है जब ये बनेगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 के फॉर्म में साथ में निकल जाएगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है ये अपने एक आइसोमर में चेंज हो जाता है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाएगा अपने आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में आइसोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज बना देता है और इससे ये फॉस्फेट ग्रुप वापस एलिमिनेट हो जाता है। इस ग्लूकोज से फिर सुक्रोज और स्टार्च के फॉर्म में ये स्टोर रहते हैं प्लांट्स के अंदर। तो इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट केल्विन साइकिल आती है जिसमें CO2 राइबोलोज बेस फॉस्फेट के साथ डिफरेंट रिएक्शंस करते हुए फाइनली ग्लूकोज बनाता है। केल्विन ने इसे डिस्कवर किया इसलिए इसे केल्विन साइकिल बोला जाता है। और ये जो है इसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो 3 कार्बन एटम वाला है, इसलिए इसे C3 साइकिल बोला जाता है। अब हम देखते हैं ये जो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट जो था इसका रीजनरेशन हुआ है तो इसमें कौन से स्टेप्स आते हैं। अब हम इन वाले स्टेप्स की स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट जहाँ से हमारी जो केल्विन साइकिल स्टार्ट हुई थी उसका रीजनरेशन कैसे होता है। हमने देखा कि हमारी जो केल्विन साइकिल थी उसको हमने एंड किया था कि 10 मॉलिक्यूल्स PgAl थे, उन 12 मॉलिक्यूल्स में से जो 2 मॉलिक्यूल्स थे वो तो ग्लूकोज बनाने के काम आ जाते हैं। द रिमेनिंग जो 10 मॉलिक्यूल्स है दे आर यूज टू रीजनरेट राइबोलोज मोनोफॉस्फेट सो दैट दिस साइकिल कैरी ऑन। तो उनका जो रीजनरेशन होता है वो कुछ रिएक्शंस से होता है जिसे हम स्टडी करते हैं। कुछ रिएक्शंस बिल्कुल सिमिलर है जो हमने अभी देखी कि किस तरह से PgAl से हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, उसी तरह से वहाँ तक के रिएक्शन सिमिलर ही आती है। हमने ये देखा था कि जो PgAl है वो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज की प्रेजेंस में डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है। DHAP मीन्स डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और जो एंजाइम यहाँ पर काम आता है दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमेरेज। अब ये जो हमारे पास DHAP बनता है ये वापस PgAl के साथ रिएक्ट करता है और एंजाइम जो इसको कैटालाइज करता है दैट इज एल्डोलेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में ये शुगर बनाता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। सेम रिएक्शन विच वाज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर। हमने ये भी देखा था कि ये जो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट है ये वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर फॉस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड देती है। ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, अब जो चेंज रिएक्शन आएगी वो यहाँ से होगी कि जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो वापस इस PgAl के साथ, जो रिमेनिंग PgAl है उनके साथ में ये रिएक्ट करती है। जो एंजाइम यहाँ पर यूज होता है दैट इज ट्रांसकीटोलेज। इस एंजाइम के साथ में ये 2 इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाती है। पहला कंपाउंड है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट और दूसरा कंपाउंड है एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट। अब इन दोनों कंपाउंड में से जो पहला कंपाउंड है एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट, ये एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट वापस इस DHAP के साथ में रिएक्ट करता है। ये जो एरेथ्रोज 4 फॉस्फेट है ये अगेन रिएक्ट्स विद डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसकीटोलेज एंजाइम और एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देता है दैट इज सैडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। ये जो सैडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट है दिस अगेन रिएक्ट्स विद PgAl। ये फिर से इस PgAl के साथ में रिएक्ट करके अब 2 इम्पॉर्टेंट शुगर कंपाउंड देता है दैट इज राइबोज 5 फॉस्फेट एंड साइलुलोज 5 फॉस्फेट।
अब जो हमारे पास ये राइबोस 5 फॉस्फेट होता है, ये वापस अपने आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज होकर के और सिंपल शुगर जो हमें चाहिए राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट मिल जाती है। बचा हुआ दूसरा कंपाउंड ज़ाइलूलोज है, वो भी फॉस्फोपेंटो आइसोमरेज की प्रेजेंस में अगेन कन्वर्ट्स टू राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट। इस तरह से जो PgAl बनती है वो इन रिएक्शंस के माध्यम से, इन रिएक्शन से होता हुआ वापस से हमारा जो इनिशियल कंपाउंड है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट उसको रीजेनरेट कर देता है।